आपके समर्थन में अपने दर्शकों, जो लोग शो देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब 2022 की शुरुआत हो रही थी तो यूएस के जो टॉप 4 बैंक और ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि S&P 500 4900 होगा और आज वो 22% नीचे है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना, ज्योतिषी बन जाना और बॉटम पकड़ लूँगा मैं, ये सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लंबे समय में ये सब एवरेज आउट होकर सेम हो जाता है। मैंने एक बार एक 20 साल का चार्ट देखा था HUL और ITC का, दोनों का सेम रिटर्न था, लेकिन करंट प्राइस पे देखे तो बहुत डिफरेंस था। तो मार्केट में कई बार एवरेजेस बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। तो हार्दिक सर, ये तो आपने बहुत बेहतर समझा दिया कि आउटलुक क्या है और हमारे दर्शकों के जो फंड मैनेजर साहब है वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को। लेकिन अब आते हैं फंड पे। यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ELSS फंड है। इस फंड में की विशेषताएं क्या है और किसी को इसमें क्यों निवेश करना चाहिए? ELSS प्रोडक्ट के बारे में आई थिंक दर्शक और सब जानते हैं अच्छे से। ये टैक्स सेविंग का एक बेनिफिट देता है। आप ऑफ कोर्स 3 साल का लॉक इन होता है इस प्रोडक्ट में, और क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन है, हम इन्वेस्टिंग भी उसी तरह से करते हैं। ये सोचकर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स कौन सी बिजनेसेस हैं, कौन से व्यवसाय हैं जो तेजी से ग्रो करेंगे। हमारे फंड हाउस में हम 2 चीजें करते हैं जो बहुत हमारे फंड हाउस के लिए थोड़ी यूनिक है, या फिर हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो है कंपनीज हम कैसे चुनते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें, और फिर हम पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो 2 विशेषताएं हमारे स्टॉक सिलेक्शन को लेकर और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को लेकर है। अगर दोनों विशेषताओं पे अगर एक एक करके बात करूं, हम, जैसे मैंने शायद से पहले से ही बता दिया अभी, कि निफ्टी की हम कंपनीज पे उसके उचित मूल्य का वैल्यू निकालते हैं और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए। यही सेम चीज हम हमारे सारे पोर्टफोलियो की जो कंपनीज है, 180 कंपनीज के आसपास हमारे पास फंड हाउस यूनिवर्स में कंपनियां हैं, उसके ऊपर हम उनके एक उचित मूल्य का एक अंदाजा लगाकर फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज से हमें फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी को शायद से आपको P मल्टीपल पे महंगी दिख रही है, वैल्यूएशन महंगी दिख रही है, लेकिन वो वैल्यूएशन एक्चुअली जायज है। अगर आप उस कंपनी पे 4 या 5 साल तक इन्वेस्ट करें, होल्ड करें, तो आपको उतना पैसा बन के आएगा। क्योंकि जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू, जो उचित वैल्यू होती है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं, वो कंपनी अपने प्रमोटर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना पैसा बना के दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, वो कंपनी की बिजनेस में वॉलेटिलिटी कितनी है। 2 बिजनेसेस सेम हो सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस शायद से ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा उसमें ज्यादा रिस्क हो, उसको भी हम उसमें नंबर्स में डालते हैं। और ऑफ कोर्स जो ब्याज दर है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको ध्यान देते हैं। और ये 4 चीजों के बेसिस पे हम कोई भी कंपनी का एक वैल्यू निकालते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद से कोई कंपनी, जैसे मैंने फेयर वैल्यू का पता लगाया आपको, कि कोई चीज 100 रुपए की हो, आप शायद से उसे 120 रुपए या 150 रुपए भी देना चाहें, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू ग्रो उतनी तेजी से कर रही है। ये एक खासियत है हमारे पास। तो हम कोई भी कंपनी को महंगा जस्ट कोई नंबर्स देखकर उसको नाकार नहीं देते। हम उसकी स्टडी करके समझते हैं कि क्यों वो महंगा है, और अगर उसकी उचित वैल्यू एक्चुअली में वो तेजी से ग्रो कर रही है, तो हम शायद से वो प्रीमियम पे करने को भी तैयार हैं। तो ये एक यूनिकनेस हमारे स्टॉक सिलेक्शन में है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तरफ आए तो ये फंड डाइवर्सिफाइड फंड है। ये लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में इन्वेस्ट करता रहेगा। करंट सिचुएशन में कुछ 73% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। बट हमारे अगेन फंड मैनेजमेंट की एक खास बात यह है कि हम काफी अग्रेसिवली लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वो एक कैपेबिलिटी है। बिकॉज हम हर कंपनी का एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि इस समय लार्ज कैप्स महंगे हैं या स्मॉल कैप्स में ज्यादा वैल्यू है, और इस हिसाब से हम इसको डायनामिकली मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से शायद से ये करंट सिचुएशन में हमारे पास कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप एंड थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। सॉरी, लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वेटेज आपने दे दिया उसको। यस, तो यही सेम चीज की वजह से, बिकॉज मार्केट में जब महंगाई चल रही थी पिछले लास्ट 1 साल में, तो हमने कहा कि अगर वैल्यूएशन अगर करेक्ट होते हैं तो शायद से स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट आए, और वो चीज को ध्यान में रख के हमने लार्ज कैप्स में पोजीशन ज्यादा रखी है। हार्दिक जी, एक बताइए, आप, मैं सामने आपका खड़ा है पोर्टफोलियो, एक बड़ा जनरल टेंडेंसी में देख रहा हूँ, वो आपके फंड में भी है, करीब करीब क्लोज टू 1/4 आप बैंक्स पे हैं। बहुत ज्यादा वेटेज बैंक्स पे बहुत सारे फंड्स में है, और मार्केट में भी एक्सपर्ट से पूछे, सारे लोग बैंक्स में बहुत बुलिश है। तो एक कंसेंसस ट्रेड भी बन रहा है, और आपने सारे टॉप बैंक्स ले रखे हैं। क्यों, मतलब बैंक में इतनी बुलिशनेस क्यों, जबकि सब लोग ये भी मान रहे हैं कि मार्च में जाकर के वो पाइवट हो जाएगा, फिर वहाँ से निम्स पे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा जिसको लोग इतना प्ले कर रहे हैं। तो बैंक में इतनी बुलिश क्यों है आप? यस,
सो बैंक्स पे हमने ये बुलिश पोजीशन ऑलमोस्ट पूरे ये साल के लिए रखा है। सो पहले मैं बताता हूँ कि हमने ये पोजीशन क्यों लिया था और आगे जाकर भी हमें क्यों लगता है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा। क्या हुआ था कि अगर 2021 के अंत में जाएं तो हमारी पोजीशन आईटी पे बहुत हैवी थी। ये एक व्यू बन रहा था कि ब्याज दर दुनिया भर में बढ़ने वाले हैं। शायद से इकोनॉमीज में स्लो डाउन आएगा, यूएस इकोनॉमी में खास करके, डेवलप्ड इकोनॉमीज में खास करके। तो हमने एक पोजीशन ली कि शायद से अभी आगे जाकर आईटी सेक्टर शायद से उतना अच्छे से रिटर्न ना दे, क्योंकि ग्रोथ में शायद से थोड़ी स्लो डाउन आ सकती है। और उसी एक साल पहले अगर देखें तो कोविड से काफी बैंक्स जूझ रही थी, वो ग्रोथ नहीं थी सिस्टम में, क्रेडिट ग्रोथ की जो बात करते हैं, तो लोन्स ग्रोथ नहीं हो रही थी बैंकों में, लेकिन बैंकों की जो बैलेंस शीट थी वो काफी सुधर गई। उनके जो असेट क्वालिटी थी, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, उनका जो प्रपोर्शन था पूरे बैलेंस शीट में वो कम होता गया। तो एक साल के बाद ऐसा हो गया कि 2021 में हमारी बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वो ग्रो करने के लिए तैयार हैं और असेट क्वालिटी की चिंता नहीं है कोई, एंड इकोनॉमी भी रिवाइव, हमारी इकोनॉमी अच्छे से कर ही रही थी। सो ये चीज को ध्यान में रख के एक साल पहले सेंस बना के हमें शिफ्ट आईटी से शायद से बैंक्स में करना चाहिए। और जैसे हमने नंबर्स देखे हैं बैंक्स के जो ये साल में आए हैं, एक्चुअली में वो ग्रोथ आने शुरू हुई है धीरे धीरे करके, और बैंक्स की रिटर्न क्वालिटी भी सुधरी है, रिटर्न ऑन एसेट जो हम देखते हैं। अब ये एक साल में भले प्ले हुआ है, प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बट आगे जाकर भी हमें लगता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू करने वाली है तो बैंक्स का अभी भी बहुत बड़ा किरदार है उसमें निभाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे चर्चा होगी, कुछ नई थीम्स पे बातचीत करेंगे।